हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। आज का हमारा वीडियो निर्णय निर्माण पे होगा। एक्चुअली इस टॉपिक का पूरा नाम होता है निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस वीडियो में मैं केवल निर्णय निर्माण के बारे में बात करूँगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाद में रखेंगे अगले वीडियो में। और ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब आप निर्णय लेंगे तो जाहिर सी बात है समस्या का समाधान भी निकलेगा ही, तो इसीलिए ये क्रमागत होता है। तो पहले निर्णय से संबंधित हम बात करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं। तो देखिए क्या है, निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान विशिष्ट प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के संदर्भ में उसे ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अनुकूल हों बल्कि प्रेरक भी हों। इसके लिए जिस क्षमता की आवश्यकता होती है वही निर्णय निर्माण क्षमता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्णय निर्माण क्षमता एवं समस्या समाधान परस्पर जुड़ी हुई संकल्पनाएं हैं। यानी जब हम निर्णय लेंगे तो उसका असर हमारे समस्याओं पे आएगा ही आएगा। तो ये दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल अभी डिसीजन मेकिंग पे बात करेंगे और अगले वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्या होता है कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। निर्णय लेना मनुष्य का एक महत्वपूर्ण गुण है। किसी व्यक्ति के जीवन की रूपरेखा समय समय पर उसके द्वारा लिए गए निर्णय की व्यवहारिकता पर निर्भर करता है, क्योंकि भविष्य की योजना मनुष्य के वर्तमान में लिए गए निर्णय के अनुसार होती है। आपने आज जैसा निर्णय लिया है आपका भविष्य भी उसी अनुसार होगा। आज आपने एक निर्णय किया है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, तो ये आज निर्णय आपका सही है। अब ये फल आता है कि नहीं आता है ये भविष्य की गोद में है। इस बात से आप डर जाएं कि अरे यूपीएससी की परीक्षा तो बहुत कठिन होती है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर आपका मन डोल गया कि चलो एसएससी बैंक कर लिया जाए या कुछ कर लिया जाए, तो आप एक अनिर्णय की स्थिति में हैं। अगर आपने अपने अंदर एक कमिटमेंट किया है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप एक निर्णय लीजिए कि हम करेंगे, ठीक है, और उस पर आप कार्रवाई करिए। हाँ, भविष्य आपके हाथ में नहीं है, ना आप ये तय कर पाएंगे आज कि हमारा लिया गया निर्णय से आगे हमें किस दिशा में ले जाएगा। तो निर्णय जब भी लिया जाता है किसी भी विषय पे तो हमेशा कम से कम 2 प्लान तो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आप एक निर्णय लें और वही सटीक बैठ जाए ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। तो किसी भी विषय पे जब निर्णय लेना होता है तो कम से कम आप ए और बी प्लान तो बना के रखें। अभी हम लोग बात करेंगे किस तरीके से होता है। कम से कम मान लीजिए कि आपका एक निर्णय फेल हुआ तो ठीक है, आपके पास एक दूसरा विकल्प उपलब्ध है। तो हम लोग इसी टॉपिक में आगे बात करेंगे कि निर्णय लेते समय क्या क्या प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि अनिर्णय की स्थिति बहुत ही विकट होती है। वर्तमान की किसी समस्या को यदि आपने निर्णय नहीं लिया तो आप उस समस्या को और विकराल बना देंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप विवश होकर निर्णय लेंगे। तब आपके पास विकल्प और साधन बहुत ही सीमित रहेंगे और आप अपने द्वारा लिए गए निर्णय का अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा। जैसे आप ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन तक नहीं डिसाइड कर पाए कि आपको क्या करना है। 10+2 भी कर लिया आपने, 10+2 के बाद छोड़िए, आपने ग्रेजुएशन तक नहीं डिसाइड कर पाए। वास्तव में तो होना ये चाहिए था कि 10+2 के बाद ही आपको एक अपने विषय का जो भी आपकी अभिरुचि है उस हिसाब से एक निर्णय ले लेना चाहिए कि अगर आपका मानविकी विषय में रुचि है तो आप मानविकी विषय पढ़िए, अगर आपका वैज्ञानिक विषय में रुचि है तो आप वैज्ञानिक विषय में पढ़िए। तो जैसे आप 10+2 लेवल पे जब आप निर्णय लेने जाएंगे तो आपके पास कई विकल्प आएंगे, विषय के ही कई विकल्प आएंगे। लेकिन आप जब ग्रेजुएशन के बाद निर्णय लेने आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो विकल्प हैं वो कम होते चले जाएंगे।
तो निर्णय लेने का पहली प्रक्रिया जो होती है वो सही समय होता है कि आपने सही समय पर निर्णय लिया कि नहीं लिया। अगर आपने ग्रेजुएशन 10+2 के बाद ही तय कर लिया कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो दूसरा पॉइंट आएगा कि साइंस से करना है कि आर्ट से करना है। तो ये आपको खुद एनालाइज करना है, न कि किसी दूसरे से, कि किसी दूसरे का देख करके कि उन्होंने साइंस लिया था तो हम ले लें, तो उन्होंने आर्ट लिया था तो हम भी आर्ट से तैयारी कर लें। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी विषय से कर सकते हैं, बशर्ते आपने सोचा क्या है और आपकी जो अपनी रुझान जिसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं, या आपकी अपनी विशेषज्ञता जिसमें आप जो आपकी स्ट्रेंथ है हमेशा उस पर बैटिंग करनी चाहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वीक पॉइंट है, अगर आप उस पर बैटिंग करने जाएंगे तो सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो निर्णय लेते समय इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान देना होता है। और ख़ासकर अगर आप प्रशासक हैं तो आपके द्वारा लिया गया निर्णय सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करेगा। इस स्थिति में तो आप एक कुशल निर्णायक व्यक्तित्व होना ही चाहिए, क्योंकि आपका निर्णय परिस्थितियों के अनुकूल और समाज के लिए प्रेरक होना चाहिए। आपके कार्यालय में नित्य नई समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं का समाधान निकालना ही निर्णयन कहलाता है, जो कि किसी प्रशासक के निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ प्रशासक ऐसे भी होते हैं जो केवल फॉलो करते हैं, पिछली परिपाटी जैसी चली आ रही है उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। अब ठीक है, आज से 15 साल पहले अगर कोई प्रशासक आया रहा होगा, उसने एक अपना प्रणाली बनाया था, तो 15 साल पहले का जो हमारा सामाजिक परिवेश था और आज का जो हमारा सामाजिक परिवेश है वो बदल चुका है। तब आज के किसी प्रशासक को इस बात को देखना होगा कि वो जो नियमावली बनी है क्या वो आज ही प्रासंगिक है। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अप्रासंगिक हो गई हैं तो उनको हटाया जाए, और कुछ नई चीज़ें जिनका आज प्रसंग है तो उनको जोड़ा जाए। तो ये डिसीजन लेना एक बोल्ड व्यक्ति का ही गुण हो सकता है, सामान्य लोगों का नहीं। सामान्य लोग ऐसे होते हैं कि वो पुरानी प्रॉपर्टी बनी हुई है, चलो भाई इसी पे काम करते चलो, काहे अपनी नौकरी फंसाएं, अपनी कलम क्यों फंसाएं, डिसीजन क्यों ले। जब तक कोई प्रशासक निर्णय नहीं लेगा तब तक समाज में बदलाव तो आ ही नहीं सकता। और सामाजिक बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा जिम्मा भी प्रशासक के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो ये निर्णयन क्षमता जो होता है ये प्रशासक की अपनी व्यक्तिगत क्षमता होती है। अगर उसमें अंदर वो क्षमता है तो बोल्ड डिसीजन लेता है। ठीक है, कभी कभी डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, कभी कभी डिसीजन उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं जितना सोचा जाता है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। नियमों को ध्यान में रखते हुए, सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए जो आपने सोचा है उस बात को किया जा सकता है और आप कर सकते हैं। इसमें आप विशेषज्ञों की भी सलाह ले सकते हैं। और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों में कमी होती है, वो किसी की बात नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि जो कुछ है सब हम ही है, सारी जानकारी हम ही को है। तो जब भी आप अपना कोई भी निर्णय लें, चाहे प्रशासनिक लें, चाहे व्यक्तिगत लें, चाहे अपने परिवार या समाज के बारे में लें, तो उसमें जो भी आपके कुछ खास लोग हर व्यक्ति के होते हैं जो अपने जिनकी एक अच्छी बौद्धिक क्षमता होती है, तो उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। अब प्रशासनिक निर्णय ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है मित्रों से तो नहीं करेंगे, तो जो आपके सीनियर हैं उनसे करना चाहिए, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। और अगर सामाजिक या घरेलू कोई समस्या है तो आप अपने जो भी आपके पारिवारिक मित्र और ऐसे बौद्धिक स्तर के लोग हैं उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। तो उसमें एक सलाह आएगा और मध्य मार्ग निकाला जा सकता है। निर्णय कभी भी बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम का मतलब होता है, ये इंग्लिश का शब्द है, कि बहुत कठोर निर्णय नहीं होना चाहिए। बहुत कठोर निर्णय भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। जो आपका निर्णय हो उसमें एक लोचपन यानी लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं निर्णयन क्या है। यह एक प्रक्रिया है। निर्णयन एक प्रक्रिया है जिसमें निर्णय लेने वाले व्यक्ति के कार्य प्रणाली, व्यवहार कुशलता एवं उसकी चेतना का मूल्यांकन होता है। विकल्प का चयन कर उसे कार्य रूप दिया जाता है या उस पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन इन विकल्पों में सभी को कार्य रूप नहीं दिया जा सकता, बल्कि
सबसे कारगर विकल्प का चयन कर उसे कार्यरूप दिया जाता है। विकल्पों को चयन करते समय उसके प्रभाव, सफलता के साथ लक्ष्य को क्रियान्वित करने की प्रवृत्ति के रूप में उसे परिणति पर भी विचार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, निर्णय क्षमता असंभव्यता को कम कर उन विकल्पों की प्राथमिकता को तय करने की प्रक्रिया जो कार्यरूप को तेजी से लक्ष्य तक ले जा सके। कोई भी निर्णय पूर्णतः सटीक होगा, इसका पूर्व प्राकलन असंभव है। यदि परिस्थितियों की जानकारी अच्छी तरह से हो तो लिया गया निर्णय अधिक कारगर हो सकता है। मतलब यही है कि निर्णय क्या है। निर्णय ये है कि आपके पास तमाम विकल्प होंगे, उन विकल्पों की आपको जानकारी होनी चाहिए और उन विकल्पों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर एक क्रम में लगाया जाता है, क्रम में सेट किया जाता है। और कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है, जिसमें एफर्ट कम लगे, लागत कम लगे, समय कम लगे और प्रभाव सर्वोत्तम आए, उन्हीं विकल्पों का चयन करके उसको वरीयता दे करके उसे लागू कराया जाता है। यही आपका गुण होता है। कुछ लोगों को परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को परिस्थितियों का जो विश्लेषण होता है वो बहुत अच्छा कर लेते हैं और उनका सामाजिक ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है। तो चूँकि सामाजिक ज्ञान होने का मतलब ये है कि एक डेटा होता है, इसको आप ऐसे समझिए सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का, कि आपके पास समाज में घटने वाले तमाम पिछले घटनाओं का रिकॉर्ड है। उन घटनाओं पे विचार करते हुए आपने देखा कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे समस्याओं पे घटी हैं, तो उसका परिणाम क्या आया है। अगर उन सब विकल्पों पे आप विचार करेंगे और आपको उनकी पृष्ठभूमि अच्छी तरीके से मालूम है, तो जो विकल्पों का क्रमबद्ध करने का क्रम है वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे और आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है कि जो आपने उन सारे विकल्पों को विचार करके ही निर्णय लिया था और भविष्य में वो निर्णय सर्वोत्तम हो, इस पे आप विश्वास से नहीं कह सकते हैं। आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना ही होगा। इसको अगर मैं कहूँ तो रिस्क उठाना, निर्णय लेना ही एक रिस्क है। आप कोई निर्णय न लीजिए, पड़े रहिए ऐसे ही, तो आप देखेंगे कि आप खतरा नहीं उठाना चाहते हैं, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सामान्य जीवन जीते चले जा रहे हैं। निर्णय लेना ही एक रिस्क है और रिस्क उठाने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती है। जिनमें होती है वो बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेते हैं और अच्छी तरीके से लेते हैं। ठीक है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं कुछ इस तरीके से हैं, जैसे देखिए क्या है कि अर्नेस्ट डेल के अनुसार प्रशासनिक निर्णय वह प्रशासनिक प्रक्रिया है जो नियोजन, संगठन, कर्मचारियों की भर्ती, निर्देशन, नियंत्रण, नवप्रवर्तन तथा प्रतिनिधित्व के दौरान अपनाया जाता है। यानी जो प्रशासन को चलाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपना जो कदम उठाए जाते हैं वही निर्णय होता है, वही उनका निर्णय होता है। यानी वो एक निर्णय लेते हैं और उस पर को कार्यान्वित करते हैं। लुम्बार्ड के अनुसार क्या है? लुम्बार्ड के अनुसार प्रशासनिक निर्णय एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति संगठन में दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए निर्णय करता है ताकि वे व्यक्ति संगठन के उद्देश्य को पूरा करने में योगदान कर सके। यानी आप किसी भी संस्था के अगर हेड हैं और आपके जो कर्मचारी हैं उनके व्यवहार को निर्देशित करना, आप कुछ इस तरीके से निर्णय लें कि आप उनके व्यवहारों को कंट्रोल कर सकें और एक खास दिशा में प्रेरित कर सकें। यही जो प्रक्रिया होती है इसी को आप कह सकते हैं निर्णय। ठीक है। हैरी के अनुसार 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहार विकल्प चुनना निर्णय है। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप इससे पहले पढ़ ही चुके हैं कि आपको 2 विकल्प चुनना। जैसे मैं एक अपना उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहा था तो ट्रेन एक्सीडेंट कर गई थी और उसमें ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, हम लोग भी बच गए, सही सलामत बच गए थे।
तो रात में जो उनके अधिकारीगण थे वो आए और पूछे लोगों से कि आप ट्रेन से जाना चाहेंगे कि बस से जाना चाहेंगे, हम आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। तो बहुत लोगों ने कहा हम बस से जाएंगे। हमसे पूछा गया तो मैंने विचार किया क्या करें। तो हमको ये समझ में आया कि रात का समय है, रेल विभाग के साथ इनकी संरक्षा में रहेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो हमने यही निर्णय लिया कि हम चूँकि रेल का टिकट लिए हैं तो रेल के साथ ही जाएंगे, हमें अगली ट्रेन उपलब्ध कराई जाएगी तो हम जाएंगे। चूँकि उन्होंने ये विकल्प दे दिया था कि ट्रेन भी हम जल्दी उपलब्ध करा लेंगे और बस भी जल्दी उपलब्ध करा लेंगे, तो हमने ट्रेन से जाने का निर्णय ही लिया। उस वक्त हमारे मन में यही चल रहा था कि हम इन्हीं की सुरक्षा में रहेंगे, क्योंकि हमारा एक तरीके से टिकट लेते हैं तो हमारा एक इंश्योरेंस भी होता है। तो जब मैं ट्रेन दूसरी आई और अपने गंतव्य पे पहुंचा तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहीं काउंटर पे ही काउंटर ने प्लेटफार्म पे ही टेबल मेज लगा के अधिकारीगण बैठे हुए थे और वो रिफंड दे रहे थे, यानी जो भी टिकट होल्डर थे वो अपना टिकट वहाँ दें और पैसा उनका इमीडिएट वापस हो जा रहा था, फुल रिफंड। तो अब सोचिए कि मैंने अपना निर्णय लिया था उन परिस्थितियों के हिसाब से, मुझे ही नहीं मालूम था कि पैसा रिफंड हो जाएगा। हमारे पास ये था कि हम ट्रेन की सुरक्षा में हैं, हमने ट्रेन का टिकट लिया, रेलवे विभाग का हमने टिकट लिया, तो हम इन्हीं की संरक्षा में जाएंगे। अगर मैं बस से जाता तो शायद मेरा टिकट वापस ना होता और मेरा पैसा भी ना मिलता और पता नहीं सुरक्षित भी रहता कि नहीं रहता। तो हमने एक निर्णय लिया था सोच समझ के, हमें लगा हमारा विकल्प यही सही है और वो विकल्प मुझे अच्छा परिणाम दिया। तो इस तरीके से आपको चुनाव करना होता है। हर विकल्प के कुछ गुण और दोष होते हैं, उस गुण दोष के आधार पे जो एप्रोप्रिएट विकल्प हो, जिसमें रिस्क कम हो और आपको भी एक संतुष्टि मिले, तो आप वो निर्णय ले सकते हैं। जीएलएस स्केल के अनुसार निर्णय लेना एक सकारात्मक क्रिया का केंद्र बिंदु है, जहां कार्य पूर्ति के लिए ज्ञान, विचार, भावना तथा कल्पना का संयोग होता है। ठीक है, ये एक सकारात्मक मानसिक क्रिया है, यानी आपका ज्ञान, आप कितने विचारशील हैं, आपके अंदर कोई भावना है कि नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर भावना है तो कोई भी ऐसा कठोर निर्णय नहीं लेंगे जिससे आम जनता को परेशानी हो। क्योंकि आपके द्वारा, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपके द्वारा लिया गया निर्णय के आपका व्यक्तिगत नहीं होगा, उस पर अन्य लोगों को अनुसरण करना होगा, उसका पालन करना होगा। तो ऐसा निर्णय लेते समय आपके अंदर भावना भी होनी चाहिए और लोगों के विचारों को भी स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने संगठन को निर्णयों का एक ढांचा, निर्णायकों का एक ढांचा कहा है। उनके अनुसार संगठन में निर्णयन हर स्तर पर होता है, कुछ का असर व्यापक होता है और कुछ का असर सीमित होता है। जैसे कोई विभाग है, वो सबसे जो छोटी इकाई होती है डिलीवरी वाला, वहाँ से शुरू होकर के उसके हेडक्वार्टर तक जाता है, मुख्यालय तक। तो हर स्तर पर निर्णय लिया जाता है। जैसे चलिए प्रशासन का जो सिविल प्रशासन है, सिविल प्रशासन का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, आपका ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, तो मैं जिले से ग्राम पंचायत के बारे में बात करूंगा कि ग्राम पंचायत में जो निर्णय लिया जाएगा वो केवल उस पर्टिकुलर ग्राम के लिए होगा। ब्लॉक स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा उस ब्लॉक यानी कई गांवों के लिए होगा। तहसील स्तर पे जब निर्णय लिया जाएगा तो कई ब्लॉक यानी जो खंड होते हैं, विकास खंड, ब्लॉक, वहाँ कई ब्लॉक के लिए होगा। और जिले स्तर पे जो निर्णय लिया जाएगा वो कई तहसीलों के लिए होगा। तो निर्णय तो हर स्तर पे लिया जा रहा है। कुछ का असर सीमित है, यानी ग्राम पंचायत का असर बहुत ही सीमित है, बहुत छोटे एरिया में उसका असर पड़ेगा। और जिले में निर्णय जो डीएम लेता है उसका असर पूरे जिले में पड़ता है। तो निर्णय हर स्तर पे लिया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसे हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? उद्देश्य को निर्धारित करना। पहला हमारा है कि उद्देश्य को निर्धारित करना। आप निर्णय लेना चाहते हैं, किस पे लेना चाहते हैं,
किस विषय पर निर्णय लेना चाहते हैं और आप उसका समाधान क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले आप अपना उद्देश्य तो बनाएंगे ना कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको निर्णय लेना है अपने कैरियर के लिए, भविष्य के लिए, तो अब वो भविष्य तो एक बहुत व्यापक हो गया, भविष्य तो सबका है। आपका भविष्य, आप अपने भविष्य के संदर्भ में निर्णय ले रहे हैं, तो आपको अपना उद्देश्य देखना होगा कि हम चाहते क्या हैं। हम बिजनेस करना चाहते हैं या सर्विस करना चाहते हैं, पहला निर्णय तो यही होता है। फिर जब हम सर्विस करना चाहते हैं तो ये निर्णय होता है कि हम कौन सी सर्विस करना चाहते हैं, डिफेंस की सर्विस करना चाहते हैं कि सिविल की सर्विस करना चाहते हैं। दूसरा निर्णय ये हुआ। फिर सिविल में आएंगे तो अब सिविल में कई स्तर के सर्विसेज हैं, छोटे स्तर के भी हैं, बड़े स्तर की भी हैं। तो अगर आपको प्रशासनिक स्तर का सर्विस करना है तो आपको फिर वो निर्णय लेना होगा। यानी जैसा आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना होता है। यानी निर्णय लेने की जो प्रथम प्रक्रिया होती है वो है उद्देश्य निर्धारित करना। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो है विश्लेषण। अब इस चरण में समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है और उसके कारकों का पता लगाया जाता है और समस्या के प्रकृति को भी समझा जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि समस्या तात्कालिक है या अनवरत है, बड़ी है या छोटी है। यदि समस्या बड़ी है तो उसे कई चरणों में विभाजित किया जाता है और उनको वरीयता क्रम में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो विश्लेषण करने के बाद ही आप समस्याओं का विश्लेषण करके जब उनका क्रम निर्धारित कर देंगे तो आप एक निर्णय लेंगे। तो सबसे पहले जिस विषय पे आपको निर्णय लेना है उसका विश्लेषण करना होता है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ जानना होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है किस कारण से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जब तक आपको कारण नहीं मालूम होगा तब तक आप निवारण भी नहीं ला सकते। भाई जिस भी कारण से मालूम समस्या हो रही है उसी कारण तभी तो आप निवारण ले आएंगे ना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, एकाएक आपका पंखा चला गया, चलना बंद कर दिया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना पंखा क्यों चलना बंद कर दिया। लाइट चली गई या पंखा ही फूक गया, तो आपको कारण मालूम है। अगर लाइट चली गई तो आपको मालूम है कुछ नहीं करना है, अभी लाइट आएगी पंखा चल जाएगा। और लाइट है और पंखा बंद हो गया तो आपको कारण मालूम हो गया, इसका मतलब पंखे में कोई फॉल्ट आ गया है। अब आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आपको परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कारण। जब आप कारण जानेंगे तभी निवारण कर सकते हैं और तभी ये निवारण करने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा। फिर वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। इस चरण में प्रशासक विभिन्न सूचनाओं तथा तथ्यों के आधार पर वैकल्पिक समाधानों का विकास करता है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है, इसके बिना आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, इस विषय पे मैं सबसे पहले इस समय वर्तमान जो परिस्थितियां इस पे बात करना चाहूँगा। जैसे इस समय एक बहुत ही बड़ी महामारी आ गई है कोरोना वायरस की। तो एकाएक जब कोरोना वायरस आया तो किसी को कुछ नहीं मालूम, हमारे देश के पूरे विश्व में कोई तैयारी नहीं थी। क्या मालूम किसी को कि इस तरीके का वायरस होगा। तो उस समय समस्या आई, सबको पता चल गया, सारी सरकारों को, चाहे देश विदेश राज्य जो भी हैं, सबको मालूम हो गया कि ये समस्या है और ये विकराल समस्या है और बड़ी लंबे समय तक की समस्या है। तो लंबे समय तक की समस्या के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना शुरू करें तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो सबसे पहले वैकल्पिक योजना बनाई जाती है। जैसे वैकल्पिक योजना लिया गया एक लॉकडाउन कोई हल नहीं था, सोल्यूशन नहीं था, लेकिन तत्काल परिस्थितियों में यही सोल्यूशन था, यही हल था कि लॉकडाउन कर दिया जाए, जो व्यक्ति जहां है उसको वहीं रोक दिया जाए। चूँकि ये कोरोना वायरस एक कम्युनिकेटिव डिजीज़ है, बीमारी है, संक्रामक यानी एक दूसरे से फैलने वाली। तो जब लोग एक दूसरे के टच में नहीं आएंगे तो जिनको बीमारी लग गई है वो तो दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और
लॉकडाउन करके इस चीज़ को रोका गया। उसके बाद तब फिर हॉस्पिटल तैयार किए गए, अन्य चीज़ें तैयार की गई, और अभी भी आप देख रहे हैं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई वैक्सीन नहीं बन के आई है, भविष्य में बनेगी, उस पर रिसर्च चल रहा है। तो लेकिन अगर सोचिए आप कि सरकारें अगर ये सोच लेती हैं कि चलो ये जब वैक्सीन आएगा तब इसका इलाज होगा, तो क्या स्थिति हो जाती। तो जब समस्याएं आ जाती हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो शॉर्ट है कि लॉन्ग है। अगर लॉन्ग है तो उसका प्रभाव किस प्रकार का है। ये जो समस्या है, इसका ये समस्या लॉन्ग भी है, दीर्घकालीन समस्या है, और इसका प्रभाव बहुत व्यापक था, ये जो कोरोना वायरस था। तो इस समय सबसे तात्कालिक डिसीजन यही लेना था कि इसको रोका जाए, और रोकने का और कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था सिवाय लॉकडाउन के। तो सरकार ने उस प्रक्रिया को अपनाया। तो वैकल्पिक संसाधनों का विकास करके और उन समस्याओं का समाधान तात्कालिक रूप से कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी दीर्घकालीन कारणों को जानते हुए आगे का निर्णय लिया जा सकता है, और उसका एक समुचित कार्यप्रणाली बना करके उस समस्या का निस्तारण किया जा सकता है। लेकिन पहले आपको तात्कालिक समस्याओं पर विचार करना होगा कि आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो क्या है निर्णय। ठीक है। फिर आता है विकल्पों का मूल्यांकन। मान लीजिए आपने कोई समस्या आई, उसका पूरा विश्लेषण कर लिया, विचार कर लिया, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लिया, और उसके लिए एक आपने शॉर्ट टर्म डिसीजन भी ले लिया, कोई योजना बना लिया शॉर्ट टर्म। लेकिन वो शॉर्ट टर्म योजना है तो जाहिर सी बात है आपको एक उसका दीर्घकालीन या समुचित निवारण तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि हम विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, यानी जो जो विकल्प हमारे पास हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो निम्न आधार पर किया जाता है। जैसे उद्देश्य प्राप्ति में उपयुक्तता, आपने जो उद्देश्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने के लिए वो कितना उपयुक्त है, जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं। दूसरा है कि उस डिसीजन में जब आप एक डिसीजन ले लेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर आप कार्रवाई करेंगे, तो उसमें लागत कितनी आती है। और तीसरा है समय, समय कितना लगता है। और फिर परिणाम आता है कि परिणाम इसका कैसा आएगा। तो इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, विचार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय को किया जाता है। जैसे अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ जिससे जनरली बच्चे, खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो ज़रूर 2-4 होते हैं कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उसके लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहा है। किताब कॉपी स्टेशनरी खर्चा तो बहुत बड़ी चीज़ है, डेली का सर्वाइविंग मुश्किल हो रही है, लेकिन उसकी इच्छा है पढ़ना है। तो उसके मन में है कि हम यूपीएससी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यूपीएससी क्लियर करेंगे, आपने सब विचार कर लिया, विषय आपने चुन लिए, वैकल्पिक विषय भी चुन लिया, तमाम चीज़ों का सब अध्ययन हो गया, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लिया, आपने क्रम भी डिसाइड कर लिया। तो आपको ये मिल रहा है, देख रहे हैं कि ये एक लंबा टर्म है, कम से कम 1.5 साल तो लग जाता है इसका कोर्स ही कंप्लीट करने में। काफ़ी आज की परिस्थितियों में काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। मैं खास व्यक्तियों के बारे में नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं तो कापी पे प्रश्न आए तुरंत लिख देंगे, उसका उत्तर भी सही हो जाता है। तो वो एक विशेष लोग होते हैं, जो जन साधारण लोग बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, तो हमारा समय भी बहुत लंबा है, कम से कम 3 साल लग ही जाता है, खर्चीला भी होता है, परिणाम भी आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं मालूम। ठीक है, तो इन सब पे विचार करते हुए अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया है तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़े समस्या में आ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में मैं जो एडवाइस करता हूँ अपने बच्चों को, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक बी प्लान बना करके सेफ साइड कर लीजिए, ताकि अगर बहुत लंबा लग रहा है तो कम से कम आप कहीं एंट्री कर जाएं किसी भी डिपार्टमेंट में,
और आपका जो दैनिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, ये चलने लगे, और तब आप आराम से पढ़ाई करिए ताकि आपके ऊपर कोई बोझ ना हो और परेशानी ना आए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, खर्चा भी मिल जाता है, तो उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ खाने पीने की समस्या हो जाए, दिन के 2 मीटिंग भोजन न मिले, तो वहाँ सबसे पहले भोजन चाहिए। तो एक उसका वैकल्पिक साधन व्यवस्था करके ही आप बड़े कामों में हाथ डालिए। आपने कोई ऐसा नहीं किया सीधे आप बड़े काम में हाथ डाल दिए, तो पहले तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो डिसीजन लेते समय आपको सभी बिंदुओं पे विचार करना होता है कि हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसमें हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और उसमें लागत एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। लागत ही नहीं निकल पा रही तो क्या करेंगे। हाँ, फिर मैं कहता हूँ कि किसी का देख के नहीं, बहुत स्टूडेंट मैं जानता हूँ जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं किया, कोई वो नहीं किया, लेकिन खुद यूपीएससी क्लियर किए, तो वो विशेष लोग होते हैं, उनके बारे में बात नहीं की जाती है। बात की जाती है जनसाधारण के बारे में, उनका तो हम केवल एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। प्रशासक अपने अनुभव, अनुसंधान एवं परिस्थितियों के अनुसार सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है। जो उसने अपने सर्विस पीरियड में अनुभव लिया है, रिसर्च करता है, अनुसंधान मतलब रिसर्च करता है, और परिस्थितियों के हिसाब से जो भी विकल्प होता है उसका वो चुनाव करता है। अगर जो लोग इस विकल्पों की पहचान नहीं कर पाते हैं, वो कभी भी अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये तो आपके अपने दैनिक जीवन में भी ज़रूरी होता है। जैसे मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल दूं, आप अपने लिए कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, सपोज करिए आप अपने लिए व्हीकल ही खरीदने जा रहे हैं, तो व्हीकल खरीदने के लिए सबसे पहले आप उस बाज़ार में जितने भी व्हीकल हैं उनका उपलब्ध विश्लेषण करेंगे। व्हीकल यानी कोई अपने लिए गाड़ी, उनका विश्लेषण करेंगे, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखेंगे, और सर्विस आफ्टर सेल यानी बिक्री के बाद जो कंपनी सेवाएं देती हैं वो किसका अच्छा है। अब मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो बहुत अच्छी गाड़ी बनाती है, लेकिन उसकी सर्विस सेंटर आपके ज़िले में नहीं है, और आपके नेटिव ज़िले में भी नहीं है, पड़ोसी ज़िले में भी नहीं है, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि तब आप उतनी अच्छी गाड़ी के लिए 1500 किलोमीटर की दूरी नहीं तय कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही होता है कि हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हों, कौन कौन से विकल्प हैं ये नहीं डिपेंड करता है, हमारे पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, समाज में या दुनिया में कौन से विकल्प हैं वो नहीं, हमारे लिए जो विकल्प उपलब्ध है उसमें जो सर्वोत्तम है उसका चुनाव करना है। ठीक है। अब हम रहते इलाहाबाद में हैं और गाड़ी कोई ऐसी खरीद के लाए जिसका सर्विस सेंटर मुंबई या दिल्ली से नीचे नहीं है, तो हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हमारे लिए यह है कि ठीक है, हम पहला प्रायोरिटी होगी कि जिसका सर्विस सेंटर इलाहाबाद में वो ले लें, और थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं 200-300 किलोमीटर रेंज में ले लें जिसको हम इजीली ऑपरेट कर सकें। तो सर्वोत्तम विकल्पों का पहचान इसी तरीके से किया जाता है। ये मैंने इसलिए बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिया कि आप लोग समझ सकें। ठीक है। इसके बाद होता है क्रियान्वयन। जब आपने विकल्प चुन लिए तो लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन बिना कोई महत्व नहीं होता। आपने सारा काम किया, विकल्प चुना, विश्लेषण किया, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, सब कुछ तय कर लिया और डिसीजन ले लिया कि हम ये काम करेंगे। अब डिसीजन लेने के बाद आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई की ही नहीं। तो क्रियान्वयन लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन बिना कोई महत्व नहीं होता। इसलिए प्रशासक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा लिया गया निर्णय पूर्ण रूप से लागू किया जाए। यानी आपने निर्णय लिया है तो लागू करवाना भी आपका ही कार्य है, उसको दूसरा कोई लागू नहीं करेगा। प्रतिपुष्टि तथा नियंत्रण। ठीक है, आपने निर्णय लिया और उसको लागू भी करा दिया, लेकिन आपने नियंत्रण नहीं रखा। प्रशासक को अपने द्वारा लिए गए निर्णय का फीडबैक भी जानना चाहिए और साथ ही उस तंत्र को नियंत्रित भी करना चाहिए जो उसके निर्णय को क्रियान्वित कर रहा हो। जैसे मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ पीडीएस सिस्टम का।
और आज की महामारी के समय में सरकार बहुत योजनाएं बना रही है और हर व्यक्ति को उसका प्रयास है कि उसको राशन पानी उपलब्ध कराया जाए। तो सरकार ने जारी कर दिया कि इतना टन राशन आपको उपलब्ध कराया जाता है पर्टिकुलर किसी राज्य के लिए, और उसको सभी नीडी यानी आवश्यक व्यक्तियों के लिए वितरित किया जाए। उन्होंने तो निर्णय ले लिया, क्रियान्वित भी कर दिया, जारी भी कर दिया, लेकिन इस बात का कोई व्यवस्था नहीं की गई कि जो हमने निर्णय लिया वो क्रियान्वित किया, क्या वो सही रूप से चल रही है कि नहीं उस तंत्र में। तो अगर आपने ऐसा कोई तंत्र नहीं बनाया या इस बात के लिए प्रयास नहीं किया तो वो निर्णय बेकार हो जाएगा। निर्णय लेने के बाद उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होती है जिसने निर्णय लिया है, क्योंकि अगर असफल हुआ तो आपकी ही जिम्मेदारी होगी। तो आपको अपने निर्णय की सुरक्षा भी करनी होती है। इसको सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आपको अपने निर्णय की सुरक्षा स्वयं करनी होगी, न कि दूसरा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और इसके बाद जब इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे डिसीजन मेकिंग का, तो हम और आगे के कुछ बातों पे डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद तब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ सही काम किया है, तो आप हमारा चैनल जो क्विकर मैथ बाय पीके है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।